नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कबीरा अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास मांग की आइलोच को लेकर है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले की क्लास में हमने मांग की कीमत लोच को समझा था। आइए शुरू करते हैं हम आज मांग की आइलोच। क्या है मांग की आइलोच? देखिए, जब भी आपकी इनकम में यानी आपकी जो आय है उसमें परिवर्तन होता है, तो ज़रूर आपके जो कंज़्यूमर बिहेवियर है उसमें भी चेंज आता होगा। यानी कि आपकी शॉपिंग, आपकी खरीदारी, जो भी आप परचेज़िंग करते हैं, चाहे आपकी नॉर्मल गुड्स हों, इंफीरियर गुड्स हों, नेसेसिटी गुड्स हों या लग्ज़री गुड्स हों, तो आपकी जो डिमांड है उसमें चेंज आता है। तो आज का हमारा जो ये माँग की आय लोच का टॉपिक है, यही यही संबंध को दर्शाता है कि अगर आपकी इनकम में कुछ चेंज आए, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, तो आपकी माँग में क्या परिवर्तन आता है उसके अकॉर्डिंग। माँग का सिद्धांत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर जो है बढ़ जाती है, जिससे विभिन्न वस्तुओं की माँग में परिवर्तन आ जाता है। आय में परिवर्तन और माँग में परिवर्तन के इस संबंध को हम क्या कहते हैं? आय की लोच कहा जाता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं साथ-साथ। आय लोच वह माप है जिसके द्वारा ये जाना जाता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु की मांग कितनी और किस दिशा में बदलती है। मार्शल के अनुसार क्या है? आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को आय लोच कहते हैं कि जितना आय में परिवर्तन हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिमांड है उसमें कितने परसेंट चेंज आया है। यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन को हम किससे करेंगे? आय में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है? ज़्यादा देखिए डिफरेंस नहीं है, जो आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा था कि माँग में प्रतिशत परिवर्तन उसके बटे में था कितना क्या? उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन था। यहाँ क्या है कीमत की जगह आय है, तो प्रतिशत यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईवाई से डिनोट करते हैं इसको और इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू मल्टीप्लाई वाई बाय क्यू यानी अब ये वाई क्यू क्या है? वाई हमारी जो स्टार्टिंग की इनिशियल इनकम थी वो है, क्यू क्या थी? जो हमारी प्रारंभिक यानी इनिशियल डिमांड थी वो है। प्रारंभिक डिमांड मांग यानी कि और प्रारंभिक इनकम है वाई और क्यू और डेल्टा क्यू मतलब हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आया है परिवर्तन। डेल्टा वाई मतलब हमारी इनकम में कितना चेंज आया है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ सारा लिखा है, ठीक है। आय लोच के प्रकार कौन-कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी डिमांड देखते हैं। सबसे पहला है हमारा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, धनात्मक आय। धनात्मक आय लोच कैसे होती है? देखिए, जब भी हमारी इनकम बढ़ती है, सबसे कॉमन केस तो यही है, जब भी हमारी इनकम बढ़ती है, तो हमारी कुछ चीज़ों की माँग बढ़ जाती है और वो चीज़ें कैसी, वस्तुएँ कैसी होती हैं? वो हमारी होती हैं सामान्य गुड्स। तो उस टाइम पे आय लोच हमारी कैसी होती है? धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है। तो जो नॉर्मल गुड्स हैं, उनके लिए हमारी इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। इनकम बढ़ती है तो हमारी परचेजिंग भी बढ़ जाती है इन चीज़ों की, सामान्य गुड्स की और हमारी इनकम अगर कम होती है तो हमारी सामान्य वस्तुओं की जो परचेजिंग है, खरीदारी है वो भी कम हो जाती है। उदाहरण क्या है? जैसे कि आपके कपड़े, जूते, मोबाइल, फ्रिज, टीवी ये सब कैसी वस्तुएँ हैं? ये सामान्य वस्तुएँ हैं, नॉर्मल गुड्स हैं। ठीक है? तो नॉर्मल गुड्स पे कैसा-कैसा इफ़ेक्ट है उसका सीधा-सीधा यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ी तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम हुई तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। किसकी? नॉर्मल गुड्स। इसका डिमांड कर्व देख लीजिए। इनकम इलास्टिसिटी में कर्व हमारा इस तरह का बनता है। प्राइस इलास्टिसिटी में हमारा कर्व किस तरह का था? ऐसे था, ठीक है? तो बिल्कुल अपोज़िट था उसका। यहाँ देखेंगे आप कि हमारी इनकम जब बी इनकम लेवल है, तो क्वांटिटी कितनी है? ओक्यू है। इनकम लेवल हमारा ए हो गया, तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई? Q1 यानी यहाँ जो चेंज आया है बी टू ए ये चेंज है और यहाँ कितना चेंज है? ये है, ठीक है? Q टू Q1 तो ये क्या है? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ रही है और इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाती है। अब देखते हैं ऋणात्मक आय लोच क्या होती है? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी।
जब आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घट जाती है तो आय लोच ऋणात्मक होती है। देखिए, इनकम बढ़ गई लेकिन फिर भी हमारी जो डिमांड है कुछ चीजों की वो कम हो जाती है। ऐसा कैसे चीजों पर होता है? तो उसके लिए हमें नेचर ऑफ गुड्स को समझना बहुत जरूरी है कि किस किस तरह की हमारी जो वस्तुएं होती हैं, वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो कुछ हमारी इंफीरियर गुड्स होती हैं, हीन वस्तुएं जिन्हें हम कहते हैं, उन पर इस तरह का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इनकम का, ठीक है, नेगेटिव इनकम इलेक्ट्रिसिटी होती है उनकी। जैसे हमारा मोटा अनाज है, उदाहरण के लिए है ये, और पुराने सस्ते कपड़े हैं। हमारी अब अगर इनकम बढ़ गई है, तो हमारे जो पुराने सस्ते कपड़े हैं, हम वो नहीं खरीदेंगे, हम क्या करेंगे? नए ब्रांडेड कपड़े खरीद कर लाएँगे, इनकम बढ़ गई तो। यानी इनकम बढ़ने पर हमारे जो पुराने सस्ते कपड़ों की डिमांड थी, वो कम हो गई या खत्म हो गई। अब हम कहाँ शिफ्ट कर गए हैं दूसरे ने न्यू ब्रांड्स पर, नए कपड़ों पर। मोटा अनाज सेम वही, पहले हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो मोटा अनाज कुछ भी लेके खा लेते थे। अभी हमारा क्या है, जो खाने का है, वो भी सिस्टम चेंज हो गया है। ऐसा इफ़ेक्ट कब होता है इनफैक्ट, जब हमारी वस्तुओं की जो नेचर है, गुड्स है, वो क्या होगा? हीन वस्तुएँ होंगी, इंफीरियर गुड्स होंगी। तो अभी कर्व देख लेते हैं, देखिए, नेगेटिव कर्व इस प्रकार का होगा, पॉजिटिव ऐसे देखा तो नेगेटिव इस प्रकार का होगा। यहाँ आप देख सकते हो जब आई इनकम है, तो कितना क्वांटिटी है देखिए, ओ से लेकर एक्स तक, ठीक है? ओएक्स क्वांटिटी थी। जब इनकम हमारी आई2 हो गई, तो यहाँ हमारी क्वांटिटी आ गई ओएक्स1, कितनी कम हो गई है। और जब हमारी इनकम लेवल आई2 हो गया, तो हमारा क्वांटिटी कितनी रह गई है? ओएक्स2। क्योंकि हम शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी चीजों पर। अब हम इंफीरियर यानी घटिया जो मतलब निम्न स्तर की वस्तुएं होती हैं, वो हम नहीं खरीद रहे हैं। तो निम्न स्तर की वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, तो अब हम क्या करें? हाई ग्रेड वैल्यूज जो चीजें होती है, उनको खरीदेंगे। ठीक है? इसलिए इन चीजों की डिमांड इनकम बढ़ने पर कम होती है। इसलिए इनका इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इनकम का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शून्य आय लोच। और शून्य आय लोच क्या होती है? कि अगर डिमांड में कोई परिवर्तन ना आए इनकम बढ़ने पर भी, मीन्स आपकी इनकम तो बढ़ी लेकिन डिमांड में कोई फर्क फर्क नहीं आया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? जीरो इलास्टिसिटी है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इनकम का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे किस तरह की गुड्स होती हैं जिन पर इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी जो नेसेसिटी की गुड्स होती हैं, ठीक है, एसेंशियल गुड्स होती हैं, इस पर इनकम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उनकी डिमांड आपकी इतनी रहेगी ही रहेगी, ठीक है? जैसे क्या-क्या? जब आय में परिवर्तन होने पर भी माँग में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण क्या होगा इसका? नमक है, माचिस है, आवश्यक दवाइयाँ हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? नेसेसरीज़ कहते हैं। तो इस पर इनका कोई इनकम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्वांटिटी है, यहाँ इनकम है। आप देख सकते हैं, हमारा जो डिमांड कर्व है, वो इनकम के रिलेटिवली कैसा है बिल्कुल इससे ज़ीरो सेंसिटिव है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इनकम लेवल चाहे कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, डिमांड हमारी कांस्टेंट है 4 यूनिट्स, ठीक है? इसको क्या कहते हैं हम? ज़ीरो इनकम नेसेसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आय लोच 1 से अधिक। पहले 1 समझना ज़रूरी है कि आय लोच 1 कब होती है? 1 तब होती है जब जिस परसेंटेज से हमारी इनकम में चेंज आया है, उसी परसेंटेज से हमारी डिमांड में भी चेंज आया है। ठीक है? यानी कि डेल्टा वाई इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्या? एक्स गुड्स की डिमांड जो है उसकी, ठीक है? तो जब आय में थोड़े परिवर्तन से अब हम उससे अगर ज़्यादा परिवर्तन आता है तो उसको क्या कहते हैं? जब आय में थोड़े परिवर्तन से माँग में अधिक परिवर्तन आए, अगर बराबर का परिवर्तन आता है, सेम रेशियो में आता है तो वो यूनिट है, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी है हमारी। लेकिन जब क्या होगा? थोड़े ज़्यादा परिवर्तन आ जाए माँग में तो उसको कहते हैं 1 से अधिक आय लोच। उदाहरण जैसे लग्ज़री गुड्स पर होता है, कार है, एसी है, सोने के आभूषण हैं आपके, तो इन पर क्या होगा? ये विलासिता की वस्तुएँ लग्ज़री गुड्स हैं। तो जो थोड़ी-सी इनकम बढ़ती है तो आप इनकी तरफ शिफ्ट करना चाहते हो, ये वस्तु खरीदना चाहते हो। भाई 10,000 अगर आपकी इनकम बढ़ गई मान लीजिए किसी मंथ में, तो आप क्या सोचोगे? कोई 20,000 का आइटम खरीद लेते हैं, ठीक है? घर के लग्ज़री आइटम कुछ खरीद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका भी देख लीजिए ग्राफ है। तो ये आपका क्या है? डिमांड कर्व है। यहाँ आपकी कंज्यूमर की इनकम है और यहाँ क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है। हमारे इनकम में कितना चेंज आया? डेल्टा वाई, वाई से लेकर वाई वन तक हो गया। और यहाँ क्वांटिटी में देख सकते हैं आप कितना चेंज आया है। यहाँ जो चेंज है उससे ज्यादा चेंज है यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड में। हम लिखा है देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट इज सेड टू बी इनकम ग्रेटर देन यूनिटी। के बाद आय लोच 1 के बराबर, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी
1 के बराबर कब होती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो जब आय और मांग में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, ठीक है? सेम रेशियो में दोनों में चेंज आ रहा है, इनकम में भी और डिमांड में भी। और ऐसा किस पर होता है? हमारे जो साधारण कपड़े रोज़मर्रा के घरेलू उपकरण हैं, इस तरह की चीज़ों पर होता है, ठीक है? क्या है? ये इनकम है, यहाँ हमारा चेंज कितना आया है Y1 से Y2 डेल्टा Y है और यहाँ Q1 से Q2 हमारा डेल्टा Q है। यहाँ बिल्कुल सेम चेंज है, सेम प्रोपोर्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकम नेसेसिटी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं आय लूज का आरेख। आरेख हमने सब देख लिए हैं लगभग। अब इनके बारे में हमारी खास बातें हम जान लेते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है? हमारा जो ये आरेख है यानी कि वक्र है, जो ये डायग्राम बना है, हम आय को कहाँ दिखा रहे हैं? वाई एक्स पर, एक्स को कहाँ डिमांड को कहाँ दिखा रहे हैं? एक्स एक्स पर। इसके अलावा सामान्य वस्तुएं नेसेसिटी गुड्स के लिए हमारा क्या होता है? मांग वक्र ऊपर की ओर ढलान लिए होता है, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं कि कम इनकम पर कम डिमांड होती है, ज़्यादा इनकम पर ज़्यादा डिमांड होती है, इसलिए हमारा वक्र ऐसे होता है। हीन वस्तुओं के लिए मांग वक्र नीचे की ओर झुका होता है, यानी यहाँ स्टार्टिंग में ऊपर होगा और फिर नीचे की तरफ झुका होगा। उसको क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स के लिए जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो नीचे की तरफ आता है। अब देखते हैं कि हमारी इनकम इलास्टिसिटी को कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इनकम इलास्टिसिटी, प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले तो वही है, नेचर ऑफ गुड्स यानी वस्तु की प्रकृति किस प्रकार के, नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, नेसेसरी गुड्स है, तो उसी हिसाब से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या है? उसका इनकम लेवल, ठीक है? कि इनकम लेवल क्या है? इनकम लेवल क्या है आपका? उससे फ़र्क पड़ता है। आपके जो उपभोक्ता की रुचि और आदतें हैं, यानी कि आपके टेस्ट एंड प्रेफ़रेंसेस आप कह सकते हो, हैबिट्स कह सकते हो आपके, ठीक है? इंटरेस्ट आपका, इंटरेस्ट है, ठीक है? टेस्ट है, हैबिट है, ठीक है? हैबिट है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी क्या है? ये भी आपके डिमांड को फ़िक्स रखती है, ठीक है? उपभोक्ता की रुचि और आदतें हैं। वस्तु का उपयोग यानी कि उसका आपके लिए उपयोग कितना है, ठीक है? उपयोगिता है, उसकी यूटिलिटी क्या है? ये आपकी उसकी यूटिलिटी क्या है किसी वस्तु की, ठीक? कह सकते हैं विकल्पों की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्या ऑप्शंस या क्या सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है? और सब्स्टिट्यूट्स मतलब ऑप्शन या अल्टरनेट, ठीक है? जो भी होती है। अल्टरनेट, राइट? सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ, इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ। आप समझ सकते हैं सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भी हमारी डिमांड को अफ़ेक्ट करती हैं। मान लीजिए आपको आपने आपका साड़ी मैन्युफैक्चरिंग का आपका बिज़नेस है, साड़ी बनाते हैं आप या ट्रेडिंग करते हैं उसमें और आप चाहते हैं जाके किसी अरेबियन कंट्री में हम साड़ी बेचें, तो क्या बिकेंगी आपकी? वहाँ की सामाजिक कंडीशन ऐसी नहीं है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वहाँ साड़ी पहने, ठीक है? वहाँ साड़ी की डिमांड बिल्कुल नहीं होगी। तो वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ भी डिसाइड करती हैं और आर्थिक परिस्थितियाँ तो डिसाइड करती ही हैं कि आपका इकोनॉमिकली कैसी कंडीशन है आप। तो ये सब क्या है फैक्टर्स हैं हमारे जो हमारी आय लुट को प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो आय लुट को प्रभावित करने वाली 2 ही चीज़ें हैं, या तो डिमांड में किसी तरह किस वजह से चेंज आ रहा है आपकी और आपकी इनकम में किस वजह से चेंज आ रहा है। ये आपका दोनों ही चीज़ें आपकी जो आय लोच है, इनकम इलास्टिसिटी है उसको अफेक्ट करती हैं। अब देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आय लोच का महत्व। आय लोच का महत्व किन-किन लोगों के लिए है? एक तो व्यवसायियों के लिए उपयोगी है, जो हमारे बिज़नेसमैन लोग हैं। उत्पादन नियोजन में सहायता करता है उनको, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग में काम आता है, ठीक है? किसमें काम आता है? प्रोडक्शन प्लानिंग में, ठीक है? प्रोडक्शन प्लानिंग में सहायता मिलती है उनको। कर नीति निर्धारण में सहायक है ये, यानी कि आपका क्या है ये? टैक्स पॉलिसीज़ बनाने के लिए, टैक्स पॉलिसीज़ यानी कि गवर्नमेंट देख लेती है ना,
ये आपके कौन से क्या है? लग्ज़री गुड्स हैं, तो उन पर क्या बनाएगा ये? टैक्स पॉलिसीज़ टैक्स लगा देगा। जैसे आप देखते हो जीएसटी लगा हुआ है, तो जीएसटी का रेट जो है वो नेसेसरी गुड्स पर कम है और जो लग्ज़री गुड्स हैं उस पर ज़्यादा होता है। भविष्य की माँग का अनुमान है कि भविष्य में इसकी डिमांड क्या है? बढ़ने वाली है, स्पेक्युलेटिव है, ठीक है? स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ गुड्स, ठीक है? इसके अलावा आर्थिक नीति निर्माण में सहायक है। आर्थिक नीति निर्माण क्या होगा आपका? इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमिंग में, ठीक है? इसके अलावा जीवन स्तर के अध्ययन में कि लाइफ स्टडी आप कैसे कर सकते हैं अलग-अलग लेवल पे इनकम के, तो ये है। तो इस तरह से हमारा कॉन्क्लूज़न निकलता है कि आय लोच माँग का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जो ये स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर विभिन्न वस्तुओं की माँग किस प्रकार प्रभावित होती है। इससे उपभोक्ता व्यवहार को समझने और आर्थिक नीतियाँ बनाने में सहायता मिलती है। यहीं आपकी क्लास को विराम देते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी बच्चों? हमें ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। हमारा चैनल नया है, तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। अगर हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। हम आपसे फीस नहीं माँगेंगे। हमें पता है हमारा नया चैनल है, लेकिन सपोर्ट तो माँग ही सकते हैं आपसे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट टॉपिक क्या लाएँ, किस और सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है, तो हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।